नाज़रीन, हमने हमेशा से ये एस्टिमेट रखा और दुनिया भर की रिपोर्ट्स भी देखते रहे और ये समझा हमेशा कि यहां पर कोई टू स्टेट नहीं होगा और यहां पर एक आर पार की लड़ाई है। जिस पैटर्न के साथ हमने गजा में जो जहरियत देखी है, जिस आइडियोलॉजी को हम समझते हैं जो इसराइल की है, यहां पर जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो वेस्ट बैंक के अंदर इकदामात हैं, तो बुनियादी लड़ाई क्या थी कि क्या ये वही आर पार की लड़ाई है जिसमें इजराइल की तरफ से तमाम फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाना है और उनका कब्जा होना है गजा और वेस्ट बैंक के ऊपर, और उसके बाद फिर वो अपनी सरहदें दजला और फरात और सिनाई तक भी बढ़ाएंगे और जॉर्डन को भी वक्त आने पर अपनी लपेट में ले लेंगे। या तो ये है, या फिर दूसरी तरफ यह है कि दुनिया आगे बढ़े और इनको जो है वो सबक सिखाए और फलस्तीनियों को उनके राइट्स दे और उनकी जमीन जब उनको लौटाई जाए। दूसरी चीज यह थी, यानी बुनियादी जो लड़ाई है वो इन दो चीजों के दरमियान जारी है। तो अब नाज़रीन, जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, हम बहुत ज्यादा एक फैसला कुन इस वक्त घड़ी में दाखिल हो गए हैं, बड़े डिस्ट्रक्टिव फेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। एक से बड़ी एक डेवलपमेंट है, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इजराइल की जानिब से सरकारी सतह पर यह अनाउंस कर दिया गया है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स करने जा रहे हैं। वेस्ट बैंक पर अपनी सुवरेनिटी का सरकारी सतह के पर ऐलान कर दिया गया है, यानी वेस्ट बैंक को उन्होंने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन टेरिटरी है और इसको इजराइल ने सरकारी सतह के ऊपर अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। ये बड़ा दिन इस हवाले से है कि ओस्लो अकॉर्ड जो है वो आज प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड के तहत ही ये सारी टेरिटरी डिवाइड हुई थी कि ये वेस्ट बैंक है, इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी है, ये जो महमूद अब्बास साहब को नजर आते हैं, ये उसी ओस्लो अकॉर्ड के तहत है कि ये गजा है, ये वेस्ट बैंक है, यहां पर फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट होगी। तो वो उन्होंने गजा के जो हालात हमारे सामने हैं, जो वेस्ट बैंक है उस पर भी सरकारी सतह पर अनाउंस कर दिया है कि ये उनकी है, यानी गजा से फलस्तीनी डिस्प्लेस होंगे और वेस्ट बैंक से भी फलस्तीनी डिस्प्लेस होंगे। तो आर पार की वो लड़ाई जो है वो उसकी तरफ जब मामला चला गया, और अरब्स जो इतनी तारीख की सबसे बड़ी बेहिसी और बेबसी इन्होंने दिखाई है, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, बाकी तमाम ममालिक ने, और जिस चीज से ये बैठे हुए थे इस फियर के अंदर कि ये चीज ना हो, बाकी गजा और फलस्तीन के साथ जो होना है हो जाए, कि फलस्तीनी डिस्प्लेस ना हो इनके मुल्कों में, क्योंकि इनके मुल्कों में डिस्प्लेस होंगे तो जाहिर है कि फिर इनको जंग करना पड़ेगी इसराइल के साथ। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। तो दूसरी जंग की सूरत हाल यह थी कि ये खतरे को पहले ही भांपते हुए पहली जंग लॉन्च करते, वो इन्होंने नहीं की। तो आखिरी जो चीज होना थी वो ये होना थी कि फलस्तीनी जब डिस्प्लेस कर दिए जाएं इनके मुल्कों में, तो उसके बाद फिर इनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जंग इनको इसराइल से करना पड़ना थी। तो ये इसको रोकने के लिए इनके सारे इकदाम थे, तो वो भी खत्म हो गए, यानी वो मामला नहीं हो रहा, यानी इसराइल फलस्तीन को डिस्प्लेस करेगा। तो वो मामला अब इन्होंने जंग ही की, यानी जंग इनके दरवाजे तक जो है वो आ चुकी है, जो इनको पहले ही भांप जाना चाहिए था इसराइल के इरादों से, लेकिन इन्होंने एक फियर दिखाया, बिल्कुल खौफ कि ये मारे बैठे रहे। ये इनका बैठना, जब आपके देखें आपके बॉर्डर्स के ऊपर इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं, आपके बॉर्डर्स के ऊपर जेनोसाइड हो रही है और आप बैठे हुए सुकून से और गफलत के मारे। अगेन ये मतलब नहीं है कि ये चाहते हैं, लेकिन आपके बॉर्डर के ऊपर जेनोसाइड हो रही है और इसराइल का पैटर्न, उसकी आइडियोलॉजी आपको पता है, लेकिन लेबनान पर बमबारी हो रही है, आप खामोश हैं, शाम पर बमबारी हो रही है, आप खामोश हैं, उधर जेनोसाइड हो रही है, आप खामोश हैं, ईरान पर हमला हो गया, आप खामोश हैं, यमन पर हमला हो गया, आप खामोश हैं, और आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप तक मामला नहीं आएगा। तो ये जनाब इसराइल ने तो सरकारी सतह पर अनाउंस कर दिया, जिसके साथ ओस्लो अकॉर्ड जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब आर पार की लड़ाई है और इसराइल क्या अपने मकासद अचीव कर सकेगा, ये एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम कई महीने बात करते भी रहे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मामला जाना किस तरफ था कि क्या सीज फायर होगा, दरमियान में बात रुक जाएगी, तो वो रुकी नहीं है, वो आगे चली गई है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले करते हुए 8 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। तुर्की ने पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जो वो लॉन्च कर दिया है। जर्मनी की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं टर्की को फाइटर जेट्स, जो एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, और टर्की मिडिल ईस्ट का पहला मुल्क बनने जा रहा है जो इसराइल के साथ अपनी एयर पावर को बैलेंस करेगा। तो टर्की एक बड़ी ताकत के तौर पर इमर्ज हो गया है। इस दरमियान राब्ते हुए हैं जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, टर्की, इन तमाम ममालिक के आपस में राब्ते हुए हैं गजा की सूरत हाल के हवाले से। तमाम ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, यानी ईरान की जंग तो अब बिल्कुल फिर तय हो गई
कि जब वो यहां पर ये इकदाम उठा रहे हैं तो फिर तो ये तमाम सूरत हाल जो मिडिल ईस्ट में पैदा हो गई है। नाज़रीन, मंजरनामा जो है वो मुकम्मल बदल गया है। जब इस वीक के एंड पर सीज फायर की बात तो होना थी और सीज फायर अनाउंस होना था, और ट्रंप ने कंटिन्यूसली पिछले 3 हफ्तों से ये अनाउंस किया कि इस वीक सीज फायर होगा, इस वीक सीज फायर होगा। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने हमेशा कैसे मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बेवकूफ बनाया है। और जब ट्रंप यहां से इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया तो उसने ये वहां पर खड़े होकर कहा कि देखो मैं कितना चालाक हूं कि मैंने वहां उनकी जेबों से कैसे पैसे निकलवा लिए। तो मतलब ये हमेशा अमेरिका के हाथों खेले हैं, अमेरिका ने इनके साथ प्ले किया है। और अब सोचिए अमेरिकन हैं वो कैसे बिहेव करते हैं फिलिस्तीनियों के साथ, कैसे बिहेव करते हैं लेबनीज के साथ, और सीरियंस के साथ उन्होंने कैसे बिहेव किया है, यमनीज के साथ एंड ईरानियंस के साथ। लेकिन इनके वो मसीहा हैं, इनके वो जनाब एक स्टेटमेंट इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जारी नहीं की। यानी ये इजराइल थोड़ी कर रहा है, इजराइल तो कर रहा है लेकिन असल में तो अमेरिका कर रहा है। एक स्टेटमेंट ये अमेरिका के खिलाफ जारी नहीं कर सके। यानी वहां पर देखिए फलस्तीनी कोई जंग तो फेस नहीं कर रहे, एक जेनोसाइड फेस कर रहे हैं। तो सी द अमेरिकन थ्रू देयर आइज, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। और ये अमेरिकन को कैसे देखते हैं, इतना भी उनके मुंह के ऊपर नहीं कह सके जैसे ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि जनाब अली आप तक ये गजा के बच्चों की तस्वीरें पहुंच रही हैं, इतना भी ये नहीं कह सके। तो क्यों नहीं कह सके, क्या वजह थी, ये क्यों खामोश बैठे हुए थे कि जंग इनके दरवाजे तक नहीं आएगी और इजराइल इनको बख्श देगा और इनके ऊपर रैम खाएगा और फलस्तीनियों को इधर डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये एक बच्चों जैसा बिहेवियर था और ये एक इल्यूजन पॉलिसी थी और बुज़दिली की एक पॉलिसी थी जो कभी भी मिडिल ईस्ट के ममालिक ने रवा नहीं रखी, लेकिन इन्होंने रखी। अब उसको कोई रियलिज्म का नाम देता रहे, बहरल व्हाट्सोएवर, लेकिन अब ये जंग जो है वो सब तक आने वाली। यानी कोई ऑप्शन नहीं है जॉर्डन के पास कि जब फलस्तीनी वेस्ट बैंक से इधर डिस्प्लेस होने वाले हैं तो जॉर्डन खामोश बैठे, क्योंकि ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है इजिप्ट के पास कि वो जंग ना छेड़े। अब जरा हेडलाइन देखिए, इजरायली कनेसेट बैक्स नॉन बाइंडिंग मोशन टू अनेक्स ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। Israeli forces kill Palestinian child as Knesset push West Bank annexation. Knesset approves declaratory measure to apply Israeli sovereignty over the West Bank. Lawmakers vote 71 फेवर में आए और 13 इसके अगेंस्ट आए इन फेवर ऑफ मोशन कॉलिंग फॉर वेस्ट बैंक annexation. The time has come for the West Bank and Jordan Valley return to Israel. We will establish our control over the West Bank. Return to Israel से क्या मुराद है, मतलब तो देखिए। अच्छा चलो फिलहाल अगली हेडलाइंस आप देखते जाइए। इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है जरा उसकी हेडलाइन देखिए, कहता है कि अगर गजा में हॉस्टेजेस रिलीज ना हुई, द गेट्स ऑफ हेल विल ओपन। अगर गजा में हॉस्टेजेस जो कई एक इनकी अपनी बमबारी से मारी गई हैं और इस वक्त वो भी भूख और प्यास फेस कर रही हैं, इनके कैप्टिव्स जो हैं, अगर उनको रिलीज ना किया गया तो गेट्स ऑफ हेल फलस्तीनियों के ऊपर ओपन कर दिए जाएंगे। यानी जो कुछ इस वक्त हो रहा है वहां पर वो गेट्स ऑफ हेल नहीं है। अब इससे बढ़कर पता नहीं कौन सा गेट ऑफ हेल है जो फलस्तीनियों के ऊपर खोले जाने हैं। तो बात यह है कि इनको आफ्टर मैनी सेंचुरीज इनको यह सरजमीन मिली, ये इसके ऊपर वापस आए। इनका यह काम नहीं बनता था कि जिसको ये खुद हॉली लैंड कहते हैं वहां पर ये इस तरह के मजालिम करते। तो इजराइल जो भी ये ज़ायनिस्ट है ना, देखें बहुत सारे इजरायली जो हैं वो ज़ायनिज़्म को पसंद नहीं करते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड इनके जो मजहब के लोग हैं वो ज़ायनिज़्म को पसंद नहीं करते हैं। तो बेसिकली तो ये ज़ायनिज़्म है जिसने इस रिलीजन को जो है वो ऑक्युपाई कर लिया है, इसको कंट्रोल कर लिया। तो ये सारा फसाद जो फैलाया हुआ ये ज़ायनिज़्म का है। तो बहुत सारे इनके मजहब के लोग हैं जो अक्रॉस दी ग्लोब जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं कि हम तो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया में हमको जो है वो खतरे में डाल रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी को ये खतरे में डाल रहे हैं। दुनिया हमें किस अंदाज में देख रही है। तो गेट्स ऑफ हेल ओपन होंगे इतना कुछ कर लेने के बाद। और इजरायली आर्मी चीफ का जरा स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि हम तेहरान में ऑपरेट कर रहे हैं, हम सना में ऑपरेट कर रहे हैं यानी यमन में, हम बेरूत में ऑपरेट कर रहे हैं, हम दमिश्क में ऑपरेट कर रहे हैं, हम जनीन में ऑपरेट कर रहे हैं एंड व्हाइल गाजा रिमेन्स द मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कितने कैपिटल बनते हैं? तेहरान, सना, बेरूत, सीरिया, जनीन एंड गाजा। तो ये 6 यानी आप कह लें कि 6 कैपिटल बनते हैं जहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। 6 कैपिटल जो है वो इसके ऊपर इजराइल इस वक्त अग्रेशन कर रहा है।
और इसी दरमियान अब जरा अगली बात भी सुन लीजिए। अमेरिकन ऑफिशियल ने इंटरव्यू दे दिया है और उसने कहा है कि वो आई विटनेस है कि जो अमेरिकन CIA के लोग और वो गजा के अंदर मौजूद हैं GHF के नाम के ऊपर, उन्होंने डायरेक्टली फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। इजराइल का चैनल 12 जो है, US सिक्योरिटी एलिमेंट एट एड सेंटर इन गाजा, अमेरिकन ऑफिशियल इसको कंफर्म कर रहा है और आई विटनेस वाकया बता रहा है। अमेरिकन सिक्योरिटी गार्ड्स ओपन्ड फायर ऑन पैलेस्टीनियंस। तो ये कोई मतलब बराह रास्त अब अमेरिका फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रहा है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि उन्होंने अलाउ किया इसराइल को वेपन दिए और हमेशा से देते आए हैं, वो फेल हो गए, इसराइल फेल हो गया, वेपन्स भी फेल हो गए। तो अब अमेरिकन डायरेक्टली आ गए हैं फलस्तीनियों पर गोलियां चलाने के लिए। तो इसराइल और अमेरिकी दोनों फौजें जो हैं वो बराह रास्त और फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रही हैं। आई हैव नेवर सीन द यूज ऑफ फोर्स लाइक आई विटनेस इन गाजा थ्रू आउट माई सर्विस इन द US आर्मी। मैंने इस तरह का कोई चीज नहीं देखी जैसे इन्होंने गजा में एड सेंटर्स के ऊपर फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ये आई विटनेस जो अमेरिकन ऑफिशियल है वो ये बात कर रहा है। तो ये जनाब अली इस वक्त की सूरत हाल है कि यानी वेस्ट बैंक पर अनाउंस कर दिया गया है, अमेरिकन वहां पर ये कर रहे हैं। और ये अब ये पता नहीं था इन मिडिल ईस्ट के ममालिक को, जॉर्डन को, इजिप्ट को, इनके बाकी अरब लीग को पता नहीं था। तो आप देखेंगे अरब लीग भी फारिग हो गई है, OIC भी फारिग हो चुकी है, यूनाइटेड नेशन फारिग हो गया है, आलमी बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो फारिग हो गए हैं। तो अब मतलब एक जंग ही है, हर तरफ जंग ही है ना। मतलब अरब लीग क्या कर सकी है, OIC की क्या अहमियत है आज, यूनाइटेड नेशन की क्या अहमियत है। तो सबको पता है कि गजा में कैसे किस पैटर्न के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि फलस्तीन को जो है डिस्प्लेस करेंगे। सबके घरों तक जो है वो जंग पहुंच रही है। समुद्रेच ने ऐलान किया है कि गजा को ऑक्युपाई करने का वक्त आ गया है। यानी इजरायली फौज जो है वो अब तमाम पोजीशंस को संभाल ले और गजा को ऑक्युपेशन का ऐलान कर दिया जाए, ये समुद्रेच ने कहा है। अच्छा, इधर जो महमूद अब्बास है जो एक बड़ा अफसोसनाक कैरेक्टर है, महमूद अब्बास जो है वो उसने अनाउंस किया है कि जो पैलेस्टीनियन काउंसिल है जिसमें तमाम पैलेस्टीनियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक नुमाइंदगी है, उसको वो रीस्ट्रक्चर कर रहा है। इसके ऊपर हमास का बड़ा सख्त रद्दअमल आया और हमास ने कहा है कि जो कायरो में, मॉस्को में और बीजिंग के अंदर जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए और जो अंडरस्टैंडिंग हमने कायम की कि हम सब मिलकर चलेंगे, तो ये इसका यूनिलैटरल ये मैयर है रीस्ट्रक्चर करने का और हम इसको कंडेम करते हैं। तो ये महमूद अब्बास भी, और वैसे भी आप देखना वो तो कह रहे हैं वेस्ट बैंक को हम लेंगे तो ये फलस्तीनी अथॉरिटी तो फारिग हो गई है ना, ये बिल्कुल फारिग हो गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं वेस्ट बैंक को हम लेंगे तो फलस्तीनी अथॉरिटी कायम ही ओस्लो अकॉर्ड के तहत हुई थी। और अब देखा जाए तो ये वैसे भी इसकी अहमियत तो कोई नहीं है, यानी इसके पास ताकत तो कोई नहीं है, लेकिन अब वो सरकारी ऐलान के साथ बिल्कुल ये फारिग हो गई है। लेकिन इसके इकदाम अभी भी जारी हैं और इसको कोई पसंद नहीं करता है, वहां पर इसको कोई पसंद नहीं करता। इस माहौल में भी ये ऐसे इकदाम उठा रहा है। अच्छा, अब आगे जंग लड़नी है, इजराइल को कन्फ्रंट करना है, ठीक है ना। तो देखें वक्त ये साबित करेगा कि इजराइल के ये जो सारे ये जो इकदाम हैं, जिस डायरेक्शन में वो चला है वो सस्टेनेबल नहीं है। इस जुल्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी आने हैं और वक्त ये भी साबित करेगा कि ये मिनी इजराइल भी अल्टीमेटली ना बचे। ये एग्जॉस्ट हो चुका है ना, बहुत ओवर स्ट्रेच इसने कर लिया है। तो यानी कि ये मिनी इजराइल भी पीछे ना बचे, लेकिन जो जाने जा रही हैं उनका तो रिवर्सल कोई नहीं है, ठीक है ना। बुनियादी खसारा तो यही है कि जाने जो वहां पर जा रही हैं और जो फलस्तीनी इस वक्त पेन महसूस कर रहे हैं, भूख से वो मारे जा रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक किया है, 2 एंटी पर्सनल एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं। इंजीनियरिंग फोर्स जो इनकी सबसे एलीट फोर्स है, जो बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम है, तो उसके 8 सोल्जर जब इन्होंने मार डाले और एक घर के अंदर ये घात लगाया गया था। 8 इंजीनियरिंग फोर्स के इन्होंने फौजी मारे हैं। इसी दरमियान जब कनिसन में ये वोटिंग हो रही है। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू की असैसिनेशन की कोशिश हुई है, असैसिनेशन की कोशिश हुई है नेतन्याहू की। इसका मतलब यह है कि जो सोसाइटी है वो ये बात समझती है कि यहां पर, और बहुत सारे बड़े सेंसिबल इनके जो हिस्टोरियंस हैं और थिंक टैंक्स हैं वो ये लिख चुके हैं कि अगर इजराइल ये समझता है कि फलस्तीनी नामो निशान मिटाने के बाद इजराइल अकेला कायम रह जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। इजराइल ठीक है, ऑक्युपेशन है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ये फलस्तीनियों का नामो निशान ही मिटाने की तरफ बढ़ चुका है, बढ़ेगा, ये विल लिख चुके हैं सारे, तो फिर इसका अपना वजूद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बहरहाल
एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्टर सस्पेक्टेड ऑफ प्लानिंग टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल इजराइल की, अब ये कोई फलस्तीनी नहीं है जिसने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, ना ईरान का कोई जासूस है, एक इजरायली खातून जो सेंट्रल इजराइल की रहने वाली है, जो प्रोटेस्टर भी उसने बहुत सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, उसने नेतन्याहू को असैसिनेट करने की कोशिश की है और उसने एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाने की प्लानिंग की, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये इजराइल के अंदर का इसका सेंटिमेंट है। दूसरी बात यह है कि इजरायली प्रेसिडेंट ने जब ये गजा में ये जो वेस्ट बैंक के हवाले से उन्होंने वोटिंग किया, तो इजरायली प्रेसिडेंट ने गजा में सोल्जर्स को कहा है कि बहुत जल्द सीज फायर हो सकता है। यानी इजरायली प्रेसिडेंट सोल्जर्स को कह रहा है कि बड़ी जल्दी अच्छी खबर आ सकती है और सीज फायर हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो ये इनकी आर्मी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इजरायली प्रेसिडेंट कह रहा है कि अच्छी खबर और सीज फायर होने वाला है। तो ये इस बात का सबूत है कि ये सस्टेनेबल इनके लिए नहीं है जिस रास्ते के ऊपर मजीद ये चल पड़े। ये तो लंबी जंगों का रास्ता है, लंबी तरीन जंगें हैं, कई कई साल के ऊपर ये मुबनी जंगें हैं। ब्राजील ने जनाब जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है आईसीजे का केस, जो साउथ अफ्रीका का एक भी इस्लामी मुल्क ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ब्राजील विल रिक्वेस्ट टू इंटरवीन इन द जेनोसाइड केस इन गाजा फाइल्ड बाय द साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सूरत हाल होगी। टर्की ने जनाब एक आज हिस्टोरिक दिन है टर्की के लिए, उन्होंने पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। टर्की अनवील इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल एट IDEF 2025. Turkey unveils new locally produced ballistic missile claims among the fastest in the world. Locally produced. Turkey unveiled its first hypersonic ballistic missile Typhoon Block 4. और इसकी जो रेंज है ये इजराइल को किसी भी डायरेक्शन से निशाना बना सकता है। ये इसकी जो वो रेंज है। जर्मन की जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है टर्की को जो फाइटर जेट्स हैं उसकी जो डिलीवरी है वो जर्मन गवर्नमेंट ने इस वक्त अप्रूव कर दिया है। टर्की चूंकि बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है यूरोप के लिए, तो इसलिए अब वो भी टर्की को जो टर्की चाहता है वो दे रहे हैं, ठीक है ना। और पहले क्यों नहीं दे रहे थे? इजराइल के प्रेशर में। तो अब यूरोप की यानी ये एक बड़ा सबूत है कि यूरोप के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे और जो इजराइल मनवा लिया करता था। और जो ये बात कर रहा है ना इजराइल के वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब वो जंगों को दावत दे रहा है। तो ये जंगें यूरोप के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। यहां से तो रेफ्यूजीज का जो सैलाब आएगा वो यूरोप कैसे अफोर्ड कर लेगा? और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और यानी बाकी दुनिया जो फैसले कर रही है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट वो बना रही है, उसमें तो मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी जंगें वो अफोर्डेबल नहीं है दुनिया के लिए। तो बहरहाल एक इजराइल की अपनी एक आइडियोलॉजी है और वो उसी के तहत, और वो कहते हैं अमेरिका जब हमारे साथ है। और आप देखें ना, मुझे बताएं कि अमेरिकी सदर किसी एक इस्लामी कैपिटल में उतरे तो उसको कोई कहेगा कि भाई तुम वहां पर जेनोसाइड कर रहे हो? किसकी? कोई भी नहीं कहेगा ना। इस तरह तो यानी कि अमेरिकी सदर कहता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। भाई मुझे कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है? मुझे बताएं। तुम कहते हो कि वो मुसलमानों के साथ वहां पर हो रहा है, मैं तो हर कैपिटल में जाता हूं और मुझे तो बड़ा वेलकम वहां पर किया जाता है। यही बात है ना भाई। आप कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ वहां पर हो रहा है, अरबों के खिलाफ वहां पर ये हो रहा है, तो मैं तो अरब कैपिटल में जाता हूं, मुझे तो बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल दिया जाता है। तो अब टर्की की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई और वो इनको फाइटर जेट्स वो देने जा रहे हैं। उर्दुगान की अभी कॉल पर बात हुई है जर्मन चांसलर से, और फिर कॉल पर बात हुई है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से, और गजा जो है उसमें डिस्कस हुआ है कि फिल फॉर जो वो सीज फायर जो है वो करना है। तो चूंकि देखे ना, उधर मैस स्टारवेशन हो रही है और उधर वेस्ट बैंक के अंदर ये अनाउंसमेंट आ गई है, वहां पर वो पीक लेवल के ऊपर स्टारवेशन पहुंच गई है। तो बहुत दिनों के अंदर फाइटर जेट्स आ सकते हैं। और इधर से जो टर्की है वो उनको कह रहा है कि भाई गजा में अगर ये चलेगा तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। टर्की के अंदर भी तो एक बहुत सारा पॉलिटिकल क्योस है। तो उर्दुगान की बात जर्मन चांसलर से हुई है और बरतानिया प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और टर्की इनके आपस में ओवरऑल राब्ते इस वक्त गजा के हवाले से हो रहे हैं। आयरलैंड ने कहा है कि ये जेनोसाइड इजराइल वहां पर कर रहा है और इसको फिल फॉर जो रोकना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्टेटमेंट जारी की है, स्टेट मस्ट ब्रेक देयर साइलेंस एंड एक्ट अर्जेंटली टू इंश्योर इजराइल कंप्लायंस विद इंटरनेशनल लॉ। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि रियासतें चूंकि खामोश बैठी हैं, इनकी ये स्टेटमेंट्स कोई मानी नहीं रखती हैं, ये असल में ये खामोश ही हैं, वैसे ही स्टेटमेंट जारी कर देती हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि अब स्टेट्स, ममालिक खामोशी का बैरियर जो है वो तोड़ें। और जो बरतानिया में लंदन के मेयर हैं सादिक खान,
उन्होंने सीज फायर का मुतालबा किया। लंदन मेयर कॉल्स फॉर यूके टू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट, इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल टू स्टॉप हॉरिफिक सेंसलेस किलिंग इन गाजा। फलस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। लंदन के जो मेयर हैं वो बरतानवी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं। जनाब अली, इसराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है ये पहुंचा है यूक्रेन, और यूक्रेन में खड़े होकर जो उसने बयान दिया है इसकी बहुत अहमियत है। देखिए जरा, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इन यूक्रेन, इजराइल कंडेम रशियाज अटैक ऑन सिविलियंस। इजराइल कंडेम रशियाज अटैक ऑन सिविलियंस। ठीक है, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कंडेम रशियन स्ट्राइक ऑन सिविलियंस ड्यूरिंग कीव विजिट। इजराइल फॉरेन मिनिस्टर कंडेम रशियाज स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन। तो इजराइल ने जो है वो कंडेम किया है रशिया के अटैक्स, किसके ऊपर? सिविलियंस के ऊपर। ठीक है, सिविलियंस के ऊपर इजराइल जो है वो कंडेम कर रहा है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेनोसाइड कर रहा है। तो बात यह है कि इजराइल खुलकर रशिया के खिलाफ मैदान में आ गया। यह पहला इस नौयत का दौरा है, पहला इस नौयत का दौरा है और पहला इस नौयत का बयान है जो रशिया के खिलाफ इजराइल ने दिया है। तो इजराइल खुलकर यूक्रेन के खिलाफ आ गया। और बैकग्राउंड आपको पता है कि रशिया ऑलरेडी इसको जब एविडेंस कलेक्ट कर रहा है और वहां पर एक सोच है कि क्या इजराइल यूक्रेन की मदद तो नहीं कर रहा, तो अब वो खुलकर सामने आ गया है। तो रशिया इजराइल के खिलाफ कोई मजीद इकदाम भी उठा सकता है इस वाक़े के बाद, क्योंकि इजराइल खुलकर और सिविलियंस को अटैक कर रहा है रशिया। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है और बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और रोजाना एक ऐसा दिन होता है कि कभी एक तरफ मामला जा रहा है, कभी दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसमें जो है वो हम बहुत बड़ी जंग के, इलाकाई जंग के बिल्कुल चंद मिनट दूरी के ऊपर भी खड़े हुए हैं। ऐसे मौके भी आए, फिर थोड़ी डीएस्केलेशन हुई। तो रोजाना मतलब बड़े बड़े वाकयात जब हो रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा वाकया है कि वेस्ट बैंक पर उन्होंने सरकारी सतह पर अनाउंस कर दिया है। तो अब दुनिया ने बहरहाल फैसला करना है। उधर मैस स्टारवेशन हो रही है और जंग नहीं हो रही है। देखें, जंग नहीं हो रही है, जारियत हो रही है और जेनोसाइड हो रही है। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रुगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।